वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट या जो भी नया टेस्ट आएगा वहां तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या गुजरात? रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों द्वारा इनके विद्रोह का दमन कर दिया गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश के ये आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में जाने तो 1922 में भारतीय क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू ने 1882 में मद्रास वन अधिनियम को लागू करने के लिए ब्रिटिश राज के खिलाफ रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसने अपने स्वयं के जंगलों के भीतर आदिवासी समुदाय के मुक्त आंदोलन को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया। इस अधिनियम के निहितार्थों के तहत समुदाय पारंपरिक पोडू कृषि प्रणाली को पूरी तरह से चलाने में असमर्थ था, जिसमें स्थानांतरित खेती शामिल थी। ठीक है, तो स्थानांतरित कृषि को यहाँ पोडू कृषि नाम दिया गया है। देखिए 1924 में सशस्त्र संघर्ष का हिंसक अंत हुआ, जब अल्लूरी सीताराम राजू को पुलिस बलों के द्वारा पकड़ लिया गया और एक पेड़ से इनको बांध दिया गया और फायरिंग दस्ते द्वारा गोली मार दी गई। उनकी वीरता के परिणाम स्वरूप अल्लूरी सीताराम राजू को मन्यम बीरडू या जंगल के नायक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये उपाधि है उनकी। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसका यह विश्वास था कि जाति व्यवस्था के उन्मूलन के अलावा कुछ भी बहिष्कृतों को मुक्ति नहीं दिला सकता? महात्मा गांधी, AR देसाई, ज्योतिबा फूले या भीमराव अंबेडकर? इसका आंसर है VR अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये पुस्तक ही पूछ ली जाती है कि किसकी है ये? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। इसमें उन्होंने कहा है कि संवैधानिक नैतिकता एक प्राकृतिक भावना नहीं है। ठीक है, इसको जगाना होता है। हमें यह महसूस करना चाहिए कि हमारे लोगों ने अभी तक इसे नहीं सीखा है और भारत में लोकतंत्र भारत भूमि पर एकमात्र शीर्ष वर्णोपचार है जो अनिवार्य रूप से अलोकतांत्रिक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। क्या क्या है ये? नादिर शाह, अली वर्दी खां, फिरोज शाह तुगलक, बुरहान उल मुल्क। कोई बंगाल का नवाब है, किसी ने दास विभाग की स्थापना की है, कोई अवध का सूबेदार है, कोई ईरान का शासक था। देखिए नादिर शाह जो है वो ईरान का शासक था। 1739 का समय अगर आपको याद आ रहा हो तो। ठीक है, दिल्ली को लूट के ले गया। अली वर्दी खां बंगाल का नवाब हो गया। फिरोज शाह तुगलक दास विभाग की स्थापना की इसने, और बुरहानुल मुल्क अवध का सूबेदार हो गया। तो ए का हो गया 4 और बी का हो गया 1। ए का हो गया 4, बी का हो गया 1, तो 2 से एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए नादिर शाह ईरान का शासक था। 1739 में उसने दिल्ली को बर्खास्त कर दिया और भारी मात्रा में धन लूट कर ले गया। कोहिनूर हीरा, मयूर, सिंहासन और अच्छी नस्ल के घोड़े। अली वर्दी खां 1740 से 1756 तक बंगाल का नवाब था। वह मुर्शीद कुली खां के बाद सिंहासन पर बैठा था। बुरहान उन मुल्क अवध का सूबेदार था। वह अवध प्रांत के राजनीतिक, वित्त और सैन्य मामलों का प्रबंधन करता था। और फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन राजकुमार फकर मलिक जोना खां और उलुग खां के नाम से जाना जाता है? इनमें से अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ये गयासुद्दीन तुगलक का बड़ा बेटा है जो उलुग खां और राजकुमार फकर मलिक जोना खां के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को राजकुमार फकर मलिक जोना खां और उलुग खां के नाम से जाना जाता है। वह 1325 से 1351 तक दिल्ली का सुल्तान था और वह तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा पुत्र था। उसकी पत्नी दीपालपुर के राजा की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं? यह प्रश्न अभी 12 फरवरी को पूछा गया था 68वीं BPSC
की प्रारंभिक परीक्षा में। क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है CWG, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कोपेन की वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार को कैपिटल C, स्मॉल w और स्मॉल g प्रकार के जलवायु क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कोपेन वर्गीकरण की बात करें तो कोपेन वर्गीकरण जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए सबसे लोकप्रिय प्रणालियों में से एक है। जर्मन रूसी जलवायु विज्ञानी व्लादिमीर कोपेन ने शुरुआत में इसे 1884 में प्रकाशित किया था। उन्होंने 1918 और 1936 में इसमें बदलाव भी किए। उन्होंने महसूस किया कि जलवायु और वनस्पति वितरण के बीच एक ठोस संबंध था और कोपेन जलवायु वर्गीकरण जलवायु को 5 महत्वपूर्ण जलवायु समूहों में अलग अलग करता है। ठीक है, अलग करता है और प्रत्येक समूह के भीतर तापमान और वर्षा के मौसमी पैटर्न के आधार पर उपसमूह होते हैं। 5 प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी का कैपिटल A यानी उष्णकटिबंधीय, कैपिटल B शुष्क, कैपिटल C समशीतोष्ण, कैपिटल D महाद्वीपीय और कैपिटल E ध्रुवीय। ठीक है, प्रत्येक जलवायु श्रेणी और उपसमूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अक्षर का प्रयोग किया जाता है इसमें। देखिए, शुष्कता के मौसमों को छोटे अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे कि स्मॉल f कोई शुष्क मौसम नहीं, स्मॉल m मानसून जलवायु, स्मॉल w शीतकालीन शुष्क मौसम, स्मॉल s ग्रीष्मकालीन शुष्क मौसम और छोटे अक्षर जैसे कि स्मॉल a, b, c और d तापमान की गंभीरता की डिग्री का उल्लेख करते हैं। ठीक है, इसी एक तालिका है, उसको किसी प्रश्न में ऐड करेंगे तो उसको रट लीजिएगा, वो कभी कभी पूछ ली जाती है उस तालिका से। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन यानी लौटते हुए मानसून या रिटर्निंग मानसून की ऋतु का है? तमिलनाडु में वर्षा होती है सर्दियों में। ठीक है, लौटते हुए मानसून से यानी दिसंबर से फरवरी, अक्टूबर से दिसंबर, ये बी सही हो जाएगा, सबसे अच्छा उत्तर। ठीक है, ये समय थोड़ा चला जाएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाला समय हो गया है, पश्चिमी विक्षोभ वाला, तो बी उत्तर सही है यहाँ पर। देखिए, मानसून प्रत्यावर्तन यानी मानसून का लौटना। अक्टूबर नवंबर के महीने के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं कमज़ोर हो जाती हैं और उत्तर भारत के आसमान से पीछे हटना शुरू कर देती हैं और मानसून के इस चरण को मानसून प्रत्यावर्तन के रूप में जाना जाता है, यानी रिटर्निंग मानसून। रिटर्निंग मानसून का मौसम दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी की शुरुआत के साथ शुरू होता है और जनवरी की शुरुआत तक रहता है। यह 3 महीने की लंबी प्रक्रिया है, जहां यह अक्टूबर में प्रायद्वीप से शुरू होती है और दिसंबर तक अंतिम दक्षिण पूर्वी सिरे से शुरू होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून दिसंबर के मध्य कोरोमंडल तट से हट जाता है। ठीक है, पंजाब में दक्षिण पश्चिमी मानसून सितंबर से दूसरे सप्ताह में वहां से हट जाता है और इस दौरान हवाएं मुख्य भूमि से वापस बंगाल की खाड़ी की ओर चलती हैं। इस प्रकार मानसून के पीछे हटने की अवधि के दौरान नमी से भरी हवाएं भूमि से समुद्र की ओर चली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और यह प्रश्न अभी 68वीं BPSC में 12 फरवरी को पूछा गया था। देखिए, उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो पहला कौन है? यह वजन कम करने वाला उद्योग है, चीनी उद्योग। और तीसरा स्टेटमेंट है, महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। उपरोक्त में से एक से अधिक उत्तर यहाँ हो सकते हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश को पीछे करके जो महाराष्ट्र है देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, तो उत्तर प्रदेश दूसरा हो गया, दूसरा सबसे बड़ा, पहला हो गया महाराष्ट्र। तो ए और बी सी दो सही हो गए, तो उत्तर यहाँ उपरोक्त में से एक से अधिक दिया जाएगा। यह वजन कम करने वाला उद्योग है चीनी उद्योग, ये वाली बात भी सही है, तो आंसर इसका डी ही होगा। तो भारत में चीनी उद्योग की बात करें तो भारत जो है ब्राज़ील के बाद दुनिया में गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चीनी उद्योग मोटे तौर पर उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्रों में वितरित किया जाता है। उत्तर में बात करें तो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब, और दक्षिण भारत की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। देखिए, दक्षिण भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जो उत्तर भारत की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक उपज देने वाली उच्च सुक्रोज सामग्री के लिए उपयुक्त है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में महाराष्ट्र 5 साल बाद एक बार फिर भारत में शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, तो सी वाला स्टेटमेंट सही है। देखिए, चीनी उत्पादन में इसने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है, तो पहला वाला स्टेटमेंट भी सही है।
वर्ष 2021-22 के लिए महाराष्ट्र द्वारा चीनी का कुल उत्पादन कितना है? 138 लाख टन। और उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2021-22 में कुल चीनी का उत्पादन कितना था? 105 लाख टन। ठीक है, यानी दूसरे स्थान पर यूपी, पहले स्थान पर महाराष्ट्र। चीनी उद्योग कम वजन कम करने वाले उद्योगों का एक उदाहरण है। ठीक है, और चीनी उद्योग का स्थान की बात करें तो गन्ना वजन कम करने वाली फसल है। और गन्ने में चीनी का अनुपात इसकी किस्म के आधार पर 9 से 12% के बीच होता है, तो बी वाला विकल्प सही है। इसकी सुक्रोज सामग्री जो है खेत की कटाई के बाद ढुलाई के समय सूखने लगती है। और चीनी की बेहतर अगर प्राप्ति करनी है तो जैसे इसकी कटाई हो जाए तो 24 घंटे के भीतर इसकी पेराई पर निर्भर करती है वो। और चीनी जो कारखाने होते हैं वो गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के आसपास ही लगाए जाते हैं। ठीक है, अंडर एरिया में। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही हो गए, तो डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी भारत में कोयले के भंडार से समृद्ध है? ये प्रश्न अभी 12 फरवरी को बीपीएससी 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था। महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, उपरोक्त में से एक से अधिक निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी भारत में कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो तीनों की तीनों घाटियां भारत में कोयले के भंडारों से समृद्ध हैं। तो आंसर दिया जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त सभी कर लो। देखिए, भारत में लगभग 80% कोयले का भंडार जो है बिटुमिनस प्रकार का है, और भारत में जो है नॉन कोकिंग ग्रेड का कोयला है। ठीक है, ये प्रश्न अलग से पूछ ले कि भारत में कौन सा कोयला सर्वाधिक पाया जाता है? बिटुमिनस, ठीक है, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, तो क्या उत्तर है? बिटुमिनस। और भारत में सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है वो दामोदर घाटी में स्थित है। दामोदर, सोन और महानदी और गोदावरी की घाटियों में जो है 97% से अधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। तो उत्तर डी ही होगा उसका। देखिए, झारखंड कोयला बेल्ट में स्थित है, और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन कौन से? रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह और कर्णपुरा। तो दामोदर नदी घाटी हो गई, सोन नदी घाटी और महानदी घाटी, इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत की सीमांतवर्ती क्षेत्र तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैला हुआ है? 10 समुद्री मील यानी लगभग 19.9 किलोमीटर, 16 समुद्री मील लगभग 25.9 किलोमीटर, 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 12 समुद्री मील यानी लगभग 21.9 किलोमीटर। तो प्रादेशिक समुद्र की बात करें तो प्रादेशिक समुद्र अपनी आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैला हुआ है। एक समुद्री मील पृथ्वी की परिधि पर आधारित है और 1 मिनट के अक्षांश के बराबर होता है। यह भूमि मापित मील से थोड़ा अधिक होता है। और प्रादेशिक समुद्र पर तटीय राज्यों की संप्रभुता और अधिकार क्षेत्र है, और ये अधिकतर न केवल सतह पर बल्कि समुद्र तल, उपमृदा और यहाँ तक कि हवाई क्षेत्र तक भी फैले हुए हैं। तो 1 समुद्री मील बराबर 1.1508 भूमि मील या 1.85 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। यदि आपको जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य और सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान देखना है तो निम्नलिखित में से किस राज्य की यात्रा करनी होगी या किस राज्य का भ्रमण करना होगा? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश या छत्तीसगढ़? सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वहीं जहाँ जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य, यानी पश्चिम बंगाल में। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान भी है, बड़ा पूछा गया एग्जाम में वो। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों में बात करें तो जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा यहाँ पे आपको, और बक्सा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, छपरामारी वन्यजीव अभयारण्य और महानंदा वन्यजीव अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेशों में विस्तृत क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है, विस्तृत क्षेत्रफल चावल का उत्पादन किया जाता है, विस्तृत क्षेत्र पर चाय का उत्पादन किया जाता है, विस्तृत क्षेत्र पर नारियल का उत्पादन किया जाता है, एवं पशुपालन सभी में कॉमन है, चारों में। तो जो क्वेश्चन कटेगा वो यहाँ से कटेगा। स्टेपी तुल्य जलवायु में विस्तृत क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है और पशुपालन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेशों में विस्तृत क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन एवं पशुपालन किया जाता है, जिसका खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, इन घास के मैदानों में व्यापक स्तर पर और मशीनीकृत गेहूं के उत्पादन के कारण इसे विश्व का अनाज भंडार कहा जाता है, स्टेपी प्रदेशों को। ठीक है, और यह है कहाँ पे स्टेपी? यह है यूरेशिया।
ठीक है, यूरोप और एशिया में, यूरेशिया लिखते हैं इसको। और गेहूं के साथ साथ मक्का का उत्पादन भी जो है इन प्रदेशों में बृहद स्तर पर होता है। तो मक्का तो किसी ऑप्शन में था नहीं, चाय वाय था, चीनी था। क्वेश्चन नंबर 12 पर अजय हिस्ट्री का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दासों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने अपने गुलामों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी, दीवान ए वदगान इसका नाम है। ठीक है, और इस विभाग का प्रभारी अधिकारी कौन था? वकील ए दार था। फिरोज शाह तुगलक ने युद्ध के दौरान पराजित सैनिकों और युवाओं को पकड़कर दासों की संख्या में वृद्धि कर दी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सम्मिलित है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लिखा है उसके सामने, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिनियम 1870, सती प्रथा के खिलाफ अधिनियम 1829। कोई सुमेलित है इसमें या नहीं? कोई तो होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, जैसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 सही बात है ये। ठीक है, करेक्ट हो गया पहला। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिनियम 1870, ये भी सही है। सती प्रथा के खिलाफ अधिनियम 1829, ये भी सही है। ठीक है, तीनों के तीनों करेक्ट हो गए, डी है इसका आंसर। तो 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ने हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह और वैध विधवा विवाह के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया। इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देना था। यह अधिनियम हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाता है और घोषणा करता है कि महिलाओं के पुनर्विवाह के ऐसे किसी भी मुद्दे को नाजायज नहीं माना जाएगा। 1870 में कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक अधिनियम पारित किया गया, तो दूसरा वाला भी करेक्ट है और तीसरा वाला भी करेक्ट है। 1829 में सती प्रथा के खिलाफ एक अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, ज्योतिबा राव फूले ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी थी, कब लिखी थी वो? सन 1800 में, 1873 में, 1942, 1929। 1929 का लाहौर अधिवेशन, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं उससे। भारत छोड़ो आंदोलन 1982 में हुआ था। यहाँ सही उत्तर 1873 में, 1873, ऑप्शन नंबर बी। तो 1873 में महात्मा ज्योतिबा फूले या ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी, जिसका अर्थ क्या है? दास्ता। ठीक है, ज्योतिराव फूले एक पुरुष हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से सही उत्तर की पहचान कीजिए। महात्मा गांधी बिहार के चंपारण गए थे, क्योंकि क्यों गए थे वो? वहाँ के किसानों की स्थिति की जांच की जा सके। किसान भारी करों और शोषक प्रणाली के तहत परेशान थे। किसानों को ब्रिटिश बागान मालिकों के द्वारा तिनकथिया प्रणाली के तहत नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था। उपरोक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर होगा, या उपरोक्त सभी ये हो सकते हैं, ऐसे कह लो। बिल्कुल, ये गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था भारत में 1917, बिहार का चंपारण। पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो डी है इसका आंसर। तो नील कृषकों के समर्थन में चंपारण सत्याग्रह 1917 की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी द्वारा यह पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और इस बात के लिए गांधी जी को यहाँ आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ला ने। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, अलग से प्रश्न पूछा जाता है। गांधी जी चंपारण आए ताकि वहाँ के किसानों की स्थिति की जांच की जा सके। किसान भारी करों और शोषक प्रणाली के तहत परेशान थे। उन्हें ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा तिनकथिया प्रणाली के तहत नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था किसानों को। और गांधी जी ने इस मामले की जांच के लिए चंपारण पहुंचे थे गांधी जी, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने ऐसा करने की अनुमति गांधी जी को नहीं दी। गांधी जी किसानों और जनता का समर्थन जुटाने में सफल रहे। जब जब गांधी जी एक समन के जवाब में अदालत में पेश हुए तो लगभग 2000 स्थानीय लोग उनके साथ थे। ठीक है, और उनके खिलाफ मामला जो है हटा दिया गया गांधी जी के खिलाफ, और उन्हें जांच की अनुमति दे दी। गांधी जी के नेतृत्व में बागान मालिकों और जमींदारों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार कौन सी? ब्रिटिश सरकार ने शोषक तिनकथिया प्रणाली को समाप्त करने पर सहमत हो गई वो, और किसानों को मुआवजे के तौर पर उनसे निकाले गए धन का हिस्सा भी किसानों को वापस मिल गया। चंपारण संघर्ष को गांधी जी द्वारा सत्याग्रह पर पहला प्रयोग कहा जाता है। ठीक है, और इस समय के दौरान गांधी जी को लोगों के द्वारा बापू और महात्मा नाम दिया गया था। तो 15 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट ही है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप।
इन सभी टेस्ट का आप PDF भी प्राप्त कर सकते हो। PDF आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।